पेड़ काटने आए कुछ लोग मेरे गांव में। पेड़ काटने आए कुछ लोग मेरे गांव में। अभी धूप तेज है, अभी धूप तेज है, कहकर बैठ गए उसी की छाँव में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो मेरा मुद्दा है, टॉपिक है, वो बड़ा ही डिफरेंस का टॉपिक है, जो कि आज मैं इन्वायरमेंटल लॉ, पर्यावरण कानून या पर्यावरण विधि, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण, और संपूर्ण बातें आज हमारी जो है पर्यावरण पर ही होंगी। पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, चाहे वो कंपटीशन की दृष्टि से देखा जाए या चाहे जो है किसी बोर्ड एग्ज़ाम या क्लासेस एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से देखा जाए। हमारे लाइफ से, हमारे जो है दिनचर्या से पर्यावरण का भी काफ़ी जो है गहरा संबंध हो चुका है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, ना वो तो केमिस्ट्री का होगा और ना ही जो है अकेले बायो का होगा, ना ही अकेले लॉ का होगा। ये जो टॉपिक है, ये तीनों को आपस में समेट कर तीनों को एक जोड़ने की कड़ी है, क्योंकि पर्यावरण में परिवर्तन दिन पर दिन होते जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार बायोलॉजी भी है, इसका जिम्मेदार जो है लॉ भी है, और इसका जिम्मेदार जो हमारा रसायन तो सबसे अधिक मात्रा में है। तो पर्यावरण क्या होता है, किस एक्ट के तहत हम इसे पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आपने इस पर्यावरण की क्लास को पढ़ लिया तो फिर आपको कभी पर्यावरण के बारे में भटकने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसका फर्स्ट पार्ट होगा, जब भी मुझे जो है आवश्यकता लगेगी, जब भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे इसके सेकंड पार्ट्स को बनाने के लिए, तो मैं इसका सेकंड पार्ट्स भी अपलोड कर दूंगा। फिलहाल फर्स्ट पार्ट जो है अब हम देखते हैं। तो देखिएगा, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को जूम कर रहा हूँ और हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करा कि पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज द इन्वायरमेंट, डिफाइन द इन्वायरमेंट। ठीक है ना। इन्वायरमेंट क्या है जरा जानते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी पर्यावरण की सुरक्षा अधिनियम 1986 की धारा 2 का, ये देखिए मैंने कहा ना, इन्वायरमेंटल लॉ है, पर्यावरण कानून है, तो इसमें धारा और केस की थोड़ी सी बात होगी। कई सारे केसेस भी हम उठा सकते हैं, कई सारी धाराएं भी हम उठा सकते हैं। तो उसमें आप ज़्यादातर आपको, अगर आप जो है 12वीं से लेकर के 10वीं 12वीं के छात्र हैं, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे तो अच्छी बात है। और अगर आप जो है उससे ऊपर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्त आपके लिए बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये धारा और ये जो है केस। ठीक है ना दोस्तों। तो बढ़ते हैं, कौन सा करा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 का 2K के अनुसार चलते हैं। क्या होता है पर्यावरण, करा कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है। जल आता है, हवा आती है, भूमि, और जल आता है, हवा, भूमि तथा जल, और भूमि, हवा, और करा कि मानव, प्राणी और अन्य जीव, प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु संपत्ति के मध्य विद्यमान अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। यानी कह रहा है कि पर्यावरण के अंतर्गत जो है जल भी आता है, हवा भी आती है, और जो है भूमि के नीचे का जल भी आता है, और भूमि और हवा भी आती है। मानव, प्राणी, जीवित प्राणी, पेड़ पौधे और सूक्ष्म वायरस, बैक्टीरिया भी जो है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह भी पर्यावरण पर क्या करते हैं, अपना अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार पर्यावरण से तात्पर्य हमारे आसपास विद्यमान वनस्पति, जल, थल, वायु रूपी आवरण से है। यानी वनस्पतियां, जो पेड़ पौधे हमें अपने चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और साथ ही साथ जो है जल, थल, वायु, यानी इनका आवरण जो है, यही जो है पर्यावरण की परिभाषा को स्पष्ट करता है। अपने आसपास विद्यमान जीव जगत को प्रभावित करते हैं। सही बात है। पेड़ पौधे हो, चाहे जो है हमारे आसपास के जो जल के स्तर हों, ये अपने आसपास के जो है, आप जानते हैं कि यहाँ की जलवायु कुछ और होती है, वहीं पर जहाँ पे समुद्र वगैरह होते हैं वहाँ की जलवायु कुछ और होती है। तो वहाँ समुद्र पर जलवायु बदलने का कारण यह है कि समुद्र के जल जो हैं उन जलवायु पर अपना प्रभाव डालते हैं। कह रहा कि
हमारा विकास, हमारा स्वास्थ्य, हमारा विकास, हमारा स्वास्थ्य तथा हमारा जीवन अधिकांशतः पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। सही बात है दोस्तों। हमारा हमारा जो है स्वास्थ्य, हमारा जीवन, हमारा विकास अत्यधिक किससे प्रभावित होते हैं? पर्यावरण से। ठीक है। पृथ्वी पर विद्यमान जैव जगत, आसपास विद्यमान स्थितियों, आपसी संबंधों का भी पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है। यानी पृथ्वी पर विद्यमान जैव जगत यानी जीवों का जगत जो है, पृथ्वी पर जो निवासित जीव जंतु हैं उनके आसपास विद्यमान जो स्थितियां होती हैं, उनमें जो संबंध होते हैं, उन्हें पर्यावरण के क्या कहते हैं? करा कि जो जीव जगत है, जीव जगत का आपस में संबंध, पर्या और वनस्पतियों से संबंध जहाँ पे जाहिर किया जाता है, बताया जाता है, दिखाया जाता है, वो भी जो है पर्यावरण का ही एक क्या है? हिस्सा है। और हमारे आसपास पर्यावरण हमारे जीवन को प्रभावित करता है, वैसा ही होगा जैसा पर्यावरण होगा। यानी कह रहा कि हमारा जीवन कैसा होगा? जैसा हमारे यहाँ का पर्यावरण होगा। ठीक है दोस्तों। तो पर्यावरण मतलब होता है परिधन आवरण, और परि मतलब होता है चारों तरफ, और आवरण मतलब होता है ढका हुआ। यानी पर्यावरण, ये देखिए पर्यावरण जो शब्द है ये किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण ये है आपका पर्यावरण। ये शब्द है परिधन आवरण, परिधन आवरण। ये परिधन आवरण क्या है? परि मतलब होता है चारों तरफ से, और आवरण मतलब होता है घेरे हुए, चारों तरफ से घेरे हुए। अर्थात चारों तरफ से जो हमें घेरा रहता है वही क्या है? पर्यावरण है। अब यहाँ पर भी एक शब्द जो है यहाँ पे लिखा था, ध्यान दीजिएगा। कह रहा था कि आसपास विद्यमान वनस्पतियां, जल थल वायु रूपी आवरण, जल थल वायु रूपी आवरण जो हमें अपने चारों तरफ घेरे रहता है, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण की प्रत्येक परिस्थितियां हम पर अपना प्रभाव डालती हैं, जिनसे हमारा दैनिक दिनचर्या, हमारा जीवन क्या होता है? प्रभावित होता है। संक्षेप में पर्यावरण हमारे आसपास विद्यमान प्रभावकारी दशाओं का समुच्चय मतलब होता है योग है, प्रवृत्ति में जिसमें जीव रहते हैं। यानी आसपास के जो विद्यमान प्रभावकारी दशाएं हैं उनका योग जो है पर्यावरण है। पर्यावरण की अनेक तरह की विशिष्टताएं हैं, तरह की जिसके कारण पृथ्वी पर विभिन्न दृश्यावलियां दृष्टिगोचर होती हैं। तरह की पर्यावरण जो है में अनेक विशिष्टताएं हैं, मतलब ढेर सारी जो है विशिष्टताएं, अर्थात ढेर सारी जो है खूबियां, ढेर सारी भिन्नताएं फैली हुई हैं, जिससे पृथ्वी पर क्या होता है? दृश्यावलियां दृष्टिगोचर मतलब होता है समय समय पर पृथ्वी पर जो है जलवायु में या पृथ्वी के मौसम में परिवर्तन होते हैं। इसकी बनावट में कुछ परिवर्तन नहीं, लेकिन इनके आंतरिक दशाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। और ये जो सारे परिवर्तन होते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? पर्यावरण। अब चलते हैं दोस्तों, पर्यावरण की परिभाषा उम्मीद करता हूँ बहुत बेटर समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र पर। क्या होता है पारिस्थितिकी? व्हाट इज द इकोलॉजी सिस्टम? इकोलॉजी सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, मैं अपनी तरफ से पहले समझाता हूँ, फिर इस पे जो दिया है वो मैं पढ़ूंगा। यहाँ की भाषा, क्योंकि ये जो है दोस्तों, यह इन्वायरमेंटल लॉ, पारिस्थितिकी जो है कानून से उठाया गया टॉपिक है, तो थोड़ी सी भाषा बिल्कुल शुद्ध हिंदी होती है और थोड़ी सी कठिन होगी, लेकिन मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगा कि इस टॉपिक को आपको समझा कर जाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक में आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ना है, पारिस्थितिकी तंत्र। और मैं बताऊं पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। तो पारिस्थितिकी का तात्पर्य ये होता है कि यानी ऐसी स्थिति जिसमें जीव जंतु, वनस्पतियां और सूक्ष्म जीव आदि, ये सभी यानी पारिस्थितिकी तंत्र एक प्रकार का ऐसा तंत्र होता है, एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जीव जंतु तथा वनस्पतियां और साथ ही साथ सूक्ष्म जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। और भोजन के लिए या अपनी जीविका के लिए जब एक दूसरे पर स्थित रहते हैं, तो वे एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना ही जो पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। यानी जीव जंतु तथा पेड़ पौधे
साथ ही साथ वनस्पतियाँ आप जान ही रहे हैं, और साथ ही साथ सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया, ये सभी जो है अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, ये सभी अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, ये सभी अपने भोजन के लिए जब एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या कि पारिस्थितिकी तंत्र का एक क्षेत्रीय आयाम या निश्चित क्षेत्रीय क्षेत्र होता है। निश्चित क्षेत्रीय क्षेत्र का मतलब होता है यह जीव से लेकर वनस्पतियों तक या वनस्पतियों से लेकर जीवों तक क्या होती है, फैली होती है। करा कि एक निश्चित स्थान पे समय वाली भौगोलिक इकाई समस्त जीव पर्यावरण समुच्चय परिस्थितियों का तंत्र कहलाता है। करा कि एक निश्चित स्थान पर कोई जैसे स्थान है दोस्तों, उस स्थान पर जैसी दशाएं हैं वैसे पेड़ पौधे उगते हैं, और अगर वैसी पेड़ पौधे उगते हैं तो वहाँ पे उन पेड़ पौधों पर आश्रित होने वाले वैसे जीव रहते हैं, और उन जीवों के और पेड़ पौधों के उन भौगोलिक दशाओं को यदि आपस में देखा जाए तो उन्हें हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब कह रहा कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में संगठक, अजैव संगठक, ऊर्जा तथा संगठक महत्वपूर्ण योगदान है। ऊर्जा, संगठक महत्वपूर्ण, यहाँ देखिएगा, जैव संगठक यानी जीवों का, अजैव संगठक यानी अजीवों का, सजीवों का, निर्जीवों का, और उनके मध्य जो है उन सजीवों से निर्जीवों के मध्य या निर्जीवों से सजीवों के मध्य जो है उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे मैं बताऊं कि हम जो भी कुछ खाते हैं, मान के चलते हैं कि जब हम उसको खाते हैं तो निर्जीव होता है, लेकिन उससे हमें क्या मिलती है, क्योंकि हम जैव संगठक हैं तो हम अपना भोजन जो है या तो जो है पेड़ पौधों से लेते हैं या तो जो है जीव जंतुओं से लेते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ हम खा रहे हैं उसे अजैव संगठक बताया जा रहा है, और उसको खाने से हमें क्या प्राप्त हो रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और ऊर्जा का महत्वपूर्ण क्या कर रहा है, इस पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य होने वाली जटिल प्रक्रिया जीवों की आपसी अंतर प्रक्रिया ऊर्जा प्रवाह की भूमिका निभाती। सही है। जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य मतलब होता है जैविक और अजैविक। जैविक का मतलब होता है कि जो जीव होते हैं, अजैविक का मतलब जो जिनमें जीवन नहीं होता है। इनके मध्य जो ऊर्जा के आदान प्रदान की अंतर प्रक्रिया है, कह कि इसे ऊर्जा प्रवाह की भूमिका क्या होती है, और जहाँ पे ऊर्जा प्रवाह की भूमिका होती है वहाँ पे एक तंत्र स्थापित होता है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कह रहा कि पारिस्थितिकी तंत्र की खुली व्यवस्था ओपन सिस्टम है। कैसे ओपन सिस्टम है? खुली व्यवस्था जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश और बहिर्गमन नैसर्गिक नियम संपादित होता है। देखिएगा, कह रहा कि पारिस्थितिकी तंत्र की व्यवस्था जो ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब होता है कि हर कोई प्राणी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे प्राणी पर स्वतंत्र रूप से क्या है, निर्भर है, और जब वो स्वतंत्र रूप से उस चीज़ का सेवन करता है, उसका भोजन करता है, तो उसके अंदर जो है क्या आती है, ऊर्जा आती है। तो ऊर्जा पदार्थों का सतत बहिर्गमन नैसर्गिक नियम संपादित करता, मतलब होता है कि प्राकृतिक रूप से उनमें ऊर्जा क्या होती है, एक दूसरे में स्थानांतरित होती रहती है। कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है स्वनियमित स्वपोषित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र स्वनियमित होता है क्योंकि इसमें पेड़ पौधे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, और स्वपोषी को कोई बना नहीं सकता, आप जानते ही हैं। तो कह रहा कि पारिस्थितिकी तंत्र जो स्वनियमित होता है, स्वनिर्मित होता है, साथ ही साथ स्वपोषित होता है। मतलब होता ये है कि पेड़ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं जो है क्या करते हैं, बनाते हैं, और ये स्वपोषित भी कहे जाते हैं। अब अगला पॉइंट है, इसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत शक्ति का रूपांतरण वनस्पति करती है, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हें प्राथमिक उत्पादक का तात्पर्य है कि जो वनस्पतियां होती हैं वही ऊर्जा का प्राथमिक सीढ़ी कही जाती हैं, वही ऊर्जा को बनाने वाली प्राथमिक कड़ी कही जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो है पेड़ पौधों को खाते हैं जीव जंतु, और पेड़ पौधे आप जानते हैं कि स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं और पेड़ पौधों को खाने वाले जीव जंतु होते हैं। तो जो स्वपोषी यहाँ पे हो रहा है वो प्राथमिक उत्पादक है, और
ऊर्जा प्रवाह अन्य जीवों में भोजन के लिए रूप में होता है। कह रहा कि इस भोजन का ऊर्जा का प्रवाह, इस भोजन ऊर्जा का प्रवाह जो अन्य जीवों में ऊर्जा के रूप में होता है। जब अन्य प्राणी जो है, इन अन्य प्राणी कह रहा है कि इसे खाएंगे, किसे, अन्य प्राणी जब जो है इन पेड़ पौधों को खाते हैं तो पेड़ पौधों को खाने पर जो है भोजन ऊर्जा का प्रवाह करा कि भोजन ऊर्जा के रूप में होता है। मतलब भोजन ऊर्जा का प्रवाह जो है प्राणियों में भोजन ऊर्जा के रूप में होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्राथमिक उत्पादक कहिए या उत्पादक कहिए या प्रोड्यूसर कहिए इस पृथ्वी पर एक ही है, वो है वनस्पतियां और पेड़ पौधे। वही जो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, जिन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। तो यही जो है कह रहा है कि प्राथमिक उत्पादक कहे जाते हैं। इन पर ही सभी अन्य जीव जो है अपने भोजन के लिए, अपने ऊर्जा के लिए क्या होते हैं, आश्रित रहते हैं। इसलिए यहाँ पे इसने कहा कि इसमें ऊर्जा मुख्य स्रोत शक्ति का रूपांतर वनस्पति है और प्राथमिक उत्पादक है, और भोजन ऊर्जा का प्रवाह जीवों में भोजन ऊर्जा के रूप में होता है। भोजन ऊर्जा के रूप में होता है का तात्पर्य है कि भोजन और ऊर्जा का प्रवाह जो है वनस्पतियों से क्या है, संभव है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, थोड़ा मैं जूम करूं। आइए चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं? इकोलॉजी की परिभाषा अनेक जो है, यहाँ तक कह सकते कि अनेक पर्यावरणविद या पर्यावरण के जानकार या पर्यावरण के जो है को बताने वाले, समझने वाले अनेक पर्यावरणविद ने जो है अपने अलग अलग प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र की क्या दी है, परिभाषा दी है। तो परिभाषा इकोलॉजी क्या कहती है? कहती है, परिभाषा पर देखते हैं कि पृथ्वी की जंतु जगत तथा पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं। कहा कि जंतु जगत और पर्यावरण के अंतर संबंध को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी इस पर जो जीव जंतु रहते हैं, इन जीव जंतुओं के यदि समुच्चय रूप में देखा जाए और जो है पर्यावरण से यदि उनका संबंध स्थापित किया जाए तो क्या कहलाता है, इसे पारिस्थितिकी तंत्र। क्योंकि इस पर्यावरण में पेड़ पौधे भी रहते हैं और पेड़ पौधों से जीव जंतुओं का क्या है, गहरा संबंध है। आप समझते इस बात को? आगे पारिस्थितिकी का या इकोलॉजी ग्रीक शब्द जिसे हम किसे ओआइकोस या फिर लॉजिस का समुच्चय है। ओआइकोस का अर्थ है घर या गृह, होम, और लॉजिस का अर्थ है अध्ययन। देखिए दोस्तों, बड़ी ही काम की चीज़ दिया है आपके। कहा कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी ग्रीक शब्द ओआइकोस तथा लॉजिस का समुच्चय शब्द है। कहा कि ओआइकोस का अर्थ घर या गृह होता है, ओआइकोस का अर्थ घर या गृह होता था, लॉजिस का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार से पारिस्थितिकी पृथ्वी वातावरण के अध्ययन की एक शाखा है। इस प्रकार से पारिस्थितिकी पृथ्वी तथा वातावरण की क्या है, वातावरण के लिए अध्ययन की एक शाखा है। अब चलिए, किसने जो है पारिस्थितिकी की परिभाषा किस प्रकार से दी है, जरा इसे समझ लेते हैं। कह रहा है कि पारिस्थितिकी की परिभाषा देने वाले, देखिए कहाँ से ली गई है पहली परिभाषा, चैम्बर डिक्शनरी। चैम्बर जो है डिक्शनरी के अंतर्गत दी गई परिभाषा, पारिस्थितिकी का अर्थ है पौधों या जानवरों तथा मानव संस्थाओं के पर्यावरण संबंध का अध्ययन। यानी चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, चाहे मानव हो, जब उनका पर्यावरण से सीधा संबंध होता है तब इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही पारिस्थितिकी कहते हैं। पौधों, जानवरों और मानवों का जब पर्यावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है, इनका पर्यावरण से क्या संबंध है, तब इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम पारिस्थितिकी। और इसे किसने दिया था, चैम्बर डिक्शनरी से जो है परिभाषा उठाई गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि देखिए, पारिस्थितिकी उन जटिल परिस्थितियों का अध्ययन है जो डार्विन के अनुसार जीवन संघर्ष में संबंधित है। हेकल नामक वैज्ञानिक कहते हैं। दोस्तों, कक्षा 10 में डार्विनवाद और लैमार्कवाद का टॉपिक था जो आपने पढ़ा था। और डार्विनवाद के नियम में एक नियम होता है जीवन संघर्ष का नियम।
जीवन संघर्ष का नियम यानी पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए हर प्राणी क्या करता है, संघर्ष करता है। वो संघर्ष जो है किन रूपों में करता है, वह संघर्ष अपने भोजन को पाने के लिए करता है, वह संघर्ष जो है पर्यावरणीय दशाओं को अपने अनुकूल बनाने के लिए करता है, और वो संघर्ष जो है इस पृथ्वी पर जीवित रहने तथा अपनी जो है जाति, अपने जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए करता है। ठीक है ना। तो इस पृथ्वी पर जो है हर प्रकार से संभव प्रयास करके अपने लिए अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करता है। तो कह रहा है कि यही जो है जीवन संघर्ष नियम था। और जीवन संघर्ष नियम में कह रहा कि और जीवन संघर्ष कहते हैं कि वही जीव सफल हुए जो पर्यावरण परिस्थितियों के अनुसार अपने शरीर को ढाल पाएं, वही सफल हुए। जो नहीं ढाल पाए वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। ऐसा ही जो है डार्विन और लैमार्कवाद का नियम जो है कहता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं हेकल महाशय कह रहे हैं कि जो है पारिस्थितिकी उन सभी जटिल परिस्थितियों संबंधों का अध्ययन है जो डार्विन के अनुसार जीवन संघर्ष से संबंधित थी। वैज्ञानिक डार्विन की परिभाषा में जो जीवन संघर्ष की परिभाषा दी गई थी, करा कि प्रत्येक जीव पृथ्वी पर जो है अपना जीवन, अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करता है, और संघर्ष में यदि वह सफल होता है तो उसकी जाति की निरंतरता पृथ्वी पर बनी रहती है, और यदि वह असफल हो जाता है तो क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यही जो है किसका नियम है, डार्विन का नियम था। और डार्विन के जीवन संघर्ष के नियम के अनुसार ही जो है वैज्ञानिक हेकल महाशय ने कहा कि यदि जो है पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी जो है जीवन संघर्ष के लिए जीवन जीने के लिए जीवन संघर्ष करता है, और यदि वह जीवन संघर्ष करता है तो जीवन संघर्ष करने पर जो है यदि वह जीवित बचता है तो उसके और पर्यावरण के मध्य जो है क्या होता है, एक आधारभूत कह सकते हैं कि सघन आधारभूत या घनिष्ठ संबंध स्थापित होता पर्यावरण और जीव जंतु वनस्पतियों के मध्य। इसी को ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जीव, उसके वातावरण के संबंध, पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल परिभाषा कोश कहती है कि यह कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जीव, वातावरण, देखिए सबका सार ये है, सबका निष्कर्ष ये है, जो सब लोग बताएंगे आपको, वो ये है कि जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, इन सभी का जब पर्यावरण से हम संबंध जोड़ते हैं तब इसे ही पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है ना। पारिस्थितिकी का करा कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जीव और उनके वातावरण के संबंध, पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ताकि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जीव और उसके वातावरण के संबंधों में वातावरण के संबंध में पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जहाँ जीव होगा और वातावरण होगा, और जीवों और वातावरणों का जब जो है पारिस्थितिकी संबंधों में अध्ययन किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी विज्ञान, जैसे कि भूगोल कोश ने दिया था। अब हम आगे चलते हैं, C.S. साउथविक की परिभाषा पढ़ते हैं। C.S. साउथविक ने क्या कहा था, देखिए दोस्तों, इन सभी जो है पारिस्थितिकीविद, पर्यावरणविदों के नाम आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी परिभाषाएं, जब नाम के साथ आप परिभाषाएं लिखेंगे तो चांसेस होते हैं नंबर ज़्यादा उठने के। ठीक है ना। तो यदि आपको ज़्यादा नंबर या सटीक जो है बिल्कुल परिभाषा देनी है तो इन जो है पर्यावरणविदों का नाम, जैसे आपके एक हेकल महाशय हैं, हेकल महाशय दूसरे हैं भूगोल परिभाषा कोश से कह सकते हैं। तीसरा जो है C.S. साउथविक हैं। C.S. साउथविक की परिभाषा क्या कहती है कि पारिस्थितिकी जीवधारियों का आपस में उनके पर्यावरण अंतरक्रिया का अध्ययन ही जो है क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी पर्यावरण कहलाता है। यानी इस पारिस्थिति में जो भी जीवधारी रहते हैं उनका पहली बात तो आपस में संबंध, और पर्यावरण से संबंध का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे ही पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी जीव जंतुओं का पर्यावरण से संबंध ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब जो है इस प्रकार विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के विश्लेषण से यह कहा जा सकता है कि पारिस्थितिकी पृथ्वी पर विद्यमान जीव जगत तथा उनके आपस में विद्यमान पर्यावरण, जीव जगत और पर्यावरण के मध्य का संबंध या अंतर संबंधों का अध्ययन किया। मैंने तो पहले आपसे बताया था
कि जीव जंतु का जब पेड़ पौधों का जब जो है पर्यावरण से संबंध जोड़ा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी। पृथ्वी के जीव तथा उसके आपस का पर्यावरण एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, यानी उनका एक दूसरे पर करा कि अवसम यहाँ जो शब्द है अवश्यांभी प्रभाव पड़ता है, प्रभाव को ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा ना कि जो जीव जंतु हैं और उनके आसपास का जो पर्यावरण है, जीव जंतु उनके आसपास के पर्यावरणों में जो संबंध स्थापित होता है, यदि हम उन संबंधों का अध्ययन करते हैं तो हम इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम जो पारिस्थितिकी कहते हैं। अब कह रहा कि पर्यावरण प्रदूषण के कारक, पर्यावरण प्रदूषण के कारक, पर्यावरण प्रदूषण के कारक, मानव समाज अनियंत्रित प्रयास तीव्रगामी पर्यावरण की अन्वय को बुलावा दे रहा है। दिन प्रतिदिन यदि जैसे प्रगति हो रही है उसी प्रकार से हम पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन नष्ट करते जा रहे हैं, समाप्त करते जा रहे हैं। और जब पर्यावरण और नष्ट और समाप्त हो रहा है तो कह रहा कि मानव समाज का अनियंत्रित प्रयास तीव्रगामी पर्यावरण है करा कि अवनयन को बुलावा दे रहा है। मतलब होता है कि अपनी परेशानियों को मनुष्य खुद बुलावा दे रहा है। ये कहते हैं R.F. डासमैन महोदय कहते हैं कि मनुष्य जो है अनियंत्रित प्रयासों तीव्र गति प्रयासों के द्वारा अपनी मुश्किलों को खुद बुलावा दे रहा है, क्योंकि वह पर्यावरण को दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उसको छीन रहा है। तो कह रहा है कि R.F. डासमैन महोदय कहते हैं अपनी टिप्पणी में कहा है कि मानव दौड़ हाथ में ग्रेनेड के लिए बंदर के समान है। मतलब मानव दौड़ जो है हाथ में ग्रेनेड के लिए बंदर के समान, जैसे बंदर कुछ नहीं जानता, हाथ में ग्रेनेड या बम लेके दौड़ता, कहाँ फोड़ दे कहाँ फट जाए, उसी प्रकार से कहते हैं कि इस पर्यावरण से मनुष्य इसी प्रकार से खिलवाड़ कर रहा है जो कि उसके खुद के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा घातक है। क्या कोई यह नहीं जानता कि कब ग्रेनेड पिन लीक कर देगा और तहस नहस हो जाएगा। मतलब कब कोई नहीं जानता कि ग्रेनेड का मतलब होता है कि वो जो बम की जो पिन है कब निकल जाएगी और क्या हो जाएगा, वह सब कुछ तहस नहस कर देगा। क्योंकि बंदर जो है एक प्रकृति से कहा जाता है कि बंदर जो है जानकार नहीं होता है, और बंदर इसी प्रकार से जिस प्रकार से उसके हाथ में ग्रेनेड थमा दिया जाए और वो पिन कब निकाल के फेंक दे और सब कुछ तहस नहस कर दे, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जो है पर्यावरण से अनजान है और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो पर्यावरण का जो खिलवाड़ कर रहा है वह क्या होगा, उसका परिणाम भी जो है बहुत ही बुरा होगा। और अगर पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे पर्यावरण हमारा प्रभावित हो रहा है, जिनसे ग्रेनेड हमारे पास है। पहली है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से जो है पर्यावरण पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक क्रियाकलाप भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। नगरीकरण का मतलब जब नगरीकरण बढ़ता है तो वहाँ पे जनसंख्याएं तेज़ी से बढ़ती हैं, और जब जनसंख्याएं तेज़ी से बढ़ती हैं तो ये भी जो है पर्यावरण के प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण क्या है, कारण है। उसके बाद आधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास, यानी जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती है उतने ही ज़्यादा जो है क्या होते हैं, प्रदूषक होते हैं, और जो प्रदूषक होते हैं पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। करा कि अनियोजित विकास का मतलब होता है कि ऐसे विकास जिसकी आवश्यकता नहीं हो फिर भी जो उसे बैठाया गया हो और उससे जो है अनियंत्रित रूप से जो है ऐसे पदार्थों का स्राव हो रहा हो जो पर्यावरण को दुष्प्रभावित करे। यातायात मोटर वाहनों की अत्यधिक वृद्धि, यानी जनसंख्या बढ़ेगी तो यातायात मोटर वाहन भी बढ़े हैं, और यातायात मोटर वाहन भी बढ़े तो उससे धुएँ जो है ये जो है वायु प्रदूषण, यानी वायु को विषाक्त बनाने में क्या होते हैं, कार्य करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को विनष्ट होना, यानी कह रहा कि पेड़ पौधों का नष्ट होना और साथ ही साथ प्राकृतिक वनस्पतियों का नष्ट होना, मतलब पेड़ पौधों का नष्ट होना, और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं का भी क्या होना, विनाश होना। कृषि विकास इत्यादि। कृषि विकास के लिए हम दिन प्रतिदिन जो है उर्वरकों का प्रयोग करते जा रहे हैं, और उर्वरकों का प्रयोग से जो है मिट्टी की गुणवत्ता जो है समाप्त हो रही है, अपनी खुद की क्षमता समाप्त हो रही है। और साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं फसल तो ज़्यादा मिलती है लेकिन मिट्टी की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। और साथ ही साथ जो है वह जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उर्वरक हमारे शरीर में भी जो है एक हीमोटॉक्सिन जहरीले पदार्थ के रूप में क्या कर रहा है,
प्रवेश कर रहा है, जो हमें हर तरफ से क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। और हमें ही नहीं बल्कि ज़्यादा जो है कीटनाशकों के और ज़्यादा उर्वरकों का छिड़काव जो हमारे पर्यावरण को भी दूषित करता है, प्रदूषित करता है, इसे भी प्रभावित करता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि यह जो पहला सेशन था आपको बेहतर समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आता है दोस्त कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख कर हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं समझाने का पूरा प्रयास करता हूं, और यदि इसके अतिरिक्त कुछ रह जाता है तो आपको अपना कार्य पता ही है। लेकिन इससे पहले मैं जाते जाते यही कहूँगा कि पर्यावरण हमसे है और हम पर्यावरण से हैं। अगर हम पर्यावरण की देखभाल करेंगे तो पर्यावरण हमारी देखभाल करेगा। इसलिए पर्यावरण, पेड़ पौधों से प्यार कीजिए, जो है पर्यावरण की रक्षा कीजिए। यहाँ पे रहने वाले जो है जीव जंतुओं की रक्षा कीजिए। यहाँ पर जो है आप उनसे जितना प्यार करेंगे उसका रिटर्न आपको उसका दुगना मिलेगा। इसी के साथ मैं सागर कुमार राव अपनी सेशन को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद,